मैं हूं सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं डीएम न्यूज। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप सभी इस नाम से परिचित होंगे। आज जब भी हम संघ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आरएसएस का नाम ही आता है। लेकिन क्या आपको इस विशाल संगठन के पीछे की कहानी पता है? आखिर क्या था इस संगठन को बनाने का उद्देश्य? क्यों इसे हिंदू राष्ट्रवादी संस्था के नाम से जाना जाता है? क्या ये संगठन पहले भी ऐसा था जैसा कि आज दिखाई देता है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए। आरएसएस का पूरा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसकी स्थापना डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन की थी। आज यह दुनिया के सबसे बड़ी संस्था के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर हेडगेवार ने कलकत्ता से मेडिकल की परीक्षा पास करने के बाद अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ संघ के शाखा कार्य की शुरुआत की और इसका विकास किया। प्रारंभ में संघ के सदस्यों को सभासद कहा जाता था। हफ्ते में एक बार सभी सभासद एक जगह एकत्रित होते थे और सुबह 5 बजे सैनिक शिक्षण का अभ्यास किया करते थे, जिसे आज संघ में समता कहा जाता है। संघ शुरू होने के 6 महीने बाद 17 अप्रैल 1926 को डॉक्टर हेडगेवार ने अपने घर कुछ सहयोगियों की बैठक बुलाई और इस बैठक का एजेंडा था संघ का नामकरण। सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार बताए और अंत में 3 नाम चुने गए, जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरपटीका मंडल और भारतोद्धारक मंडल नाम थे। इन 3 नामों में से एक नाम फाइनल करने के लिए वोटिंग कराई गई। बैठक में मौजूद 26 सदस्यों में से 20 सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना मत दिया, जिसके बाद आरएसएस अस्तित्व में आया। साथ ही यह भी तय हुआ कि संघ के सदस्य सभासद के स्थान पर स्वयंसेवक कहे जाएंगे। दुनिया में करीब 40 देशों में संघ सक्रिय है। मौजूदा समय में 56,569 दैनिक शाखाएं हैं और उनसे जुड़े 90 लाख स्वयंसेवक। संघ में देश का कोई भी नागरिक आ सकता है और कभी भी इससे अलग हो सकता है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है। संघ की पहली शाखा में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए थे, जिसमें सभी बच्चे थे। इसकी स्थापना की प्रेरणा केशव राव को द्वितीय विश्व युद्ध में बने यूरोपियन राइट विंग से मिली थी। देश भर में आरएसएस के हजारों स्कूल, चैरिटी संस्थाएं और विचारों के प्रसार के लिए क्लब हैं। संघ के ज्यादातर क्रियाकलाप शाखाओं में संचालित होते हैं। यहाँ सभी स्वयंसेवक जमा होते हैं और अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। शाखा किसी भी स्थान पर आयोजित की जा सकती है। शाखा का आयोजन शाखा प्रमुख की देखरेख में होता है। शाखा में सभी स्वयंसेवक संघ की आधिकारिक पोशाक पहनकर ही आते हैं। आरएसएस का भगवा झंडा ही संस्थान का प्रमुख है। इसी के नीचे सभी फैसले और संकल्प लिए जाते हैं। एक झंडे को अपना प्रमुख बनाने का मकसद हर तरह के करप्शन से संस्था को दूर रखना है। इसी ध्वज की प्रार्थना के बाद ही शाखा की कोई गतिविधि शुरू होती है। स्वयंसेवक इसी के नीचे व्यायाम से लेकर बौद्धिक चर्चा तक करते हैं। यहाँ स्थानीय स्तर पर योजनाएं भी बनाई जाती हैं। तिरंगे का भी विरोध कर चुका है संघ। आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजेशन ने 17 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग के नाम से संपादकीय में लिखा कि भगवा ध्वज को भारत का राष्ट्रीय ध्वज माना जाए। 22 जुलाई 1947 को जब तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज माना गया तो द ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसका जमकर विरोध किया। काफी लंबे समय तक संघ तिरंगा नहीं फहराता था। आरएसएस ने शुरू से ही अपना अलग रास्ता चुना था। आरएसएस का गांधी की नेतृत्व वाले किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं रहा और ना ही सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों से कोई वास्ता रहा। आरएसएस और बीजेपी। संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है जिसका पॉलिटिक्स से सीधा कोई नाता नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा का मात्र संगठन माना जाता है, जिससे कि भाजपा का जन्म हुआ। भाजपा में ज्यादातर लोग संघ से जुड़े हुए हैं और संघ के लोग भी बाद में भाजपा में आते हैं
और विभिन्न पदों पर रहकर पार्टी की जिम्मेदारी संभालते हैं। आरएसएस ने अपने 95 साल के सफर में कई सारी उपलब्धियां अर्जित की हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सरकार को इस संस्था पर बैन लगाना पड़ा था, और यह बैन एक बार नहीं बल्कि तीन बार लगा था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दरअसल गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया। संघ के दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर को बंदी बनाया गया और 18 महीने तक संघ पर प्रतिबंध लगा रहा। यह प्रतिबंध 11 जुलाई 1949 को तब हटा जब तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की शर्तें तत्कालीन संघ प्रमुख माधवराव सदाशिव गोलवलकर ने मान ली। इस शर्त के साथ प्रतिबंध को हटाया गया कि संघ अपना संविधान बनाए और उसे प्रकाशित करे, जिसमें लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होंगे। साथ ही वह राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहेगा और सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम ही करवाएगा। संघ पर दूसरी बार बैन तब लगा था जब साल 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। उस समय आरएसएस ने इसका काफी विरोध किया था। इसके चलते बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों को जेल भेज दिया गया था और आरएसएस पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो संघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। संघ पर तीसरी बार प्रतिबंध 1992 में लगा। इस बार आरएसएस पर पाबंदी की वजह अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाने की भूमिका थी। इस बार 6 महीने के लिए उसे प्रतिबंध झेलना पड़ा था। संघ की खूबियों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। संघ ने देश के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। साल 1947 में विभाजन के बाद देश के विभिन्न हिस्से दंगों की आग से झुलस रहे थे। तब आरएसएस ने पाकिस्तानी से अपनी जान बचाकर भारत पहुंचे शरणार्थियों के लिए 3000 से ज्यादा शिविर लगाए थे। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ की कोशिश की तो स्वयं सेवकों ने देश की रक्षा करते हुए लड़ाई में अपने प्राण भी दे दिए थे। 1965 में जब भारत चीन आमने सामने थे तो स्वयं सेवकों ने प्रशासन की मदद, सैनिक मार्गों की निगरानी और रसद और आपूर्ति में मदद की। वहां कश्मीर के विजय को लेकर जब तत्कालीन नेहरू सरकार और महाराजा हरि सिंह असमंजस की स्थिति में थे, तब उन्होंने गुरु गोलवलकर से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद गोलवलकर ने श्रीनगर पहुंचकर हरि सिंह से मुलाकात की। इसके बाद कश्मीर के भारत में विलय पत्र का प्रस्ताव दिल्ली भेजा गया। साल 1965 की भारत चीन जंग के दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले रक्तदान किया था। यही नहीं, हवाई पट्टियों से बर्फ हटाने का काम भी स्वयं सेवकों ने किया था। इसके अलावा 1955 में आरएसएस कार्यकर्ता गोवा मुक्ति संग्राम में भी शामिल हुए। दादरा नगर हवेली और गोवा की भारत विलय में संघ की निर्णायक भूमिका रही है। केंद्र की तत्कालीन इंदिरा सरकार में आपातकाल के दौरान भी स्वयं सेवकों की जबरदस्त भूमिका रही है। आपातकाल के दौरान हजारों आरएसएस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने अंडरग्राउंड होकर सड़कों पर पोस्टर चिपकाकर और जेल में बंद राजनेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद का भी काम किया। विश्व के सबसे बड़े शांतिपूर्ण और रचनात्मक मजदूर संगठन के रूप में चर्चित भारतीय मजदूर संघ की स्थापना में भी आरएसएस की भूमिका थी। कारखानों में विश्वकर्मा जयंती का चलन भारतीय मजदूर संघ ने ही शुरू किया था। अगर आपको ये खबर इंटरेस्टिंग लगी तो आज ही हमारे चैनल डीएम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर करना